बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो पहला इसका पार्ट था स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, जो कि था आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, उसको हमने स्टडी किया था। तो आज हम सेकंड जो कंपोनेंट है, जो सेकंड पार्ट है, कि जब आइडेंटिफाई कर लिए स्टेक होल्डर्स को, तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को प्लान करना, इसके बाद फिर मैनेज करना है स्टेक होल्डर प्लान को जो भी बनाया, और उसके बाद कंट्रोल। तो ये तीन जो है वो हम देखेंगे। प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे किया है स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि जिस तरह उनको आइडेंटिफाई किया है उसी के मुताबिक उनके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो यहाँ पहली लाइन लिखी है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को प्लान करने का क्या मतलब है, कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने के लिए। और क्यों इंगेज करना है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में इंक्लूड करेंगे, और उसकी वजह ये है कि उनकी जो भी नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट जो वो प्रोजेक्ट की सक्सेस पे डाल सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट के फ़ायदे के लिए यूज़ करना। तो सिंपल सी बात है कि जो आपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो उनके लिए हर स्टेक होल्डर के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप इनपुट क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी डेटा आपके पास है, प्लस जो आपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके उनके हवाले से जो डेटा है वो डालेंगे। फिर आप प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करेंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा कि आपके पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट हो जाएंगे, जो भी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो अपडेट हो जाएंगी, और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान जो है वो बन के बाहर आएगा, जिसको आप यूज़ करते हुए स्टेक होल्डर्स को इंगेज करेंगे। तो यहाँ पे यही उन्होंने लिखा हुआ है इस इन पैराग्राफ्स में कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो प्लान है वो स्टेक होल्डर्स पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए कोई प्लान होगा, किसी के लिए डिफरेंट होगा, और इसके लिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान जो है वो विद टाइम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वो चेंज भी हो सकता है। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि आगे जाके कोई चेंज करनी पड़ेगी तो वो चेंज भी आप कर सकते हैं। इनपुट क्या है, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो उसका प्लान बनाना है, उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, कि यानी जो भी आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाया था शुरू में, यानी जब आपने प्रोजेक्ट शुरू करना था, आपने प्रोजेक्ट की नीड्स, प्रोजेक्ट के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके हवाले से जो भी आपकी डेटा था वो आपने एक प्लान बनाया था, उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि उसी के मुताबिक आपने स्टेक होल्डर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसी के मुताबिक आपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को भी डिफ़ाइन करना है कि आपने प्रोजेक्ट क्या करना है, उसके मुताबिक आप बाकी सारे काम करते हैं। तो ये तो इनपुट में आएगा ही। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कि लाइफ साइकिल सिलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होगा, उसका कब से कब तक उसका टाइम है, क्या करना है उसके अंदर प्रोसेसेस क्या हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वर्क विल बी एग्जीक्यूटेड, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए काम करना कैसे है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे मिलेंगे, उनके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। मैनेजमेंट प्लान जो है वो जो भी पीछे जितने भी प्रोसेसेस किए हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट कंट्रोल कॉस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो ओवरऑल अपडेट हो रहा है। तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं या आएंगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, जो पहले आई हैं वो इंक्लूड होगा। और स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें और टेक्निक्स हो सकती हैं। फिर है स्टेक होल्डर रजिस्टर। स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो ऊपर जब आपने आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर किए हैं तो उसके बाद ये बना। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ये आपने पहले भी देखा है और ये आगे भी हर जगह आएगा। और इसको भी इनपुट करके आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो प्लान है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगी। एक पहली चीज़ है एक्सपर्ट जजमेंट, कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि जो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हुए हैं वो ठीक हैं या नहीं, और फिर जो आइडेंटिफाई हो गए हैं उनके लिए क्या क्या टेक्निक, क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो
प्रोजेक्ट मैनेजर ले सकता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड, यानी जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ले सकता है हर स्टेज के ऊपर, यानी प्रोजेक्ट के हर स्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे उस एग्जांपल दी हुई है कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इट मे बी नेसेसरी फॉर सीनियर स्टेक होल्डर्स टू बी हाईली इंगेज्ड इन ऑर्डर टू क्लियर अवे एनी ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। जो सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंगेज करने के लिए पहले काम किया जाएगा, फिर ताकि जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं वो प्रोजेक्ट की सक्सेस के रास्ते से हट जाएँ। फिर जैसे जैसे टाइम आगे गुजरेगा, जो मेन इश्यूज़ हैं, जो बड़े इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे, तो छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं वो भी साथ साथ सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि जब एक बड़े जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनका इशू जब सॉल्व हो जाता है, तो इट मे बी सफिशेंट फॉर सीनियर स्टेक होल्डर्स टू चेंज देयर लेवल ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम लीडिंग टू सपोर्टिव, एंड अदर स्टेक होल्डर्स सच एज एंड यूजर्स मे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। कि जो सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं वो शुरू में हमने उनको इंगेज किया, तो वो उनका जो रोल है वो लीडिंग का हो सकता है, लेकिन जब उनके इशू सॉल्व हो जाएंगे तो वो थोड़े से पीछे हो जाएंगे, तो वो सपोर्टिव होंगे, यानी वो लीड नहीं कर रहे होंगे लेकिन वो सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जब वो सपोर्टिव होंगे तो जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एंड यूज़र्स हैं, जो इतने मेजर नहीं है शुरू में, बाद में वो इम्पोर्टेंट जो है ज़्यादा हो जाएंगे। In order to create the stakeholder management plan, judgment and expertise should be sought from groups or individuals with specialized training or subject matter expertise or insight into the relationships within the organization। कि किन से आप एक्सपर्ट जजमेंट ले सकते हैं, तो उसकी इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है और उनकी जो बेसिक जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बता दी हैं कि उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उस जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है, यानी कि जिस तरह का भी प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है और जिस तरह के स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कौन कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं? सीनियर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अदर डिपार्टमेंट्स, अदर यूनिट्स की स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हुए हैं वो इंक्लूड होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु हैव वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स इन द सेम एरिया, जिनका पहले इसी तरह के काम करने का एक्सपीरियंस है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन बिजनेस और प्रोजेक्ट एरिया, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो आपको पता है कि मार्केट में उनका बहुत नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले में जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रुप एंड कंसल्टेंट्स और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एसोसिएशंस, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओस, यानी जिस तरह अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें तो पीईसी, या अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर जो भी इनकी अप्रूवल की बॉडीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अप्रूवल है, एक्निक वगैरह वगैरह, तो यानी रेगुलेटरी बॉडीज़ में इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो इंगेजमेंट है यानी एक्सपर्ट जजमेंट लेना है, ये वन ऑन वन यानी आमने सामने बैठ के एक एक करके लदा लदा भी हो सकती है, और ये ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकती है, एक पैनल फॉर्मेट में। और फिर मीटिंग है, एक्सपर्ट जजमेंट के लिए भी मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके लोगों के दरमियान भी मीटिंग हो सकती है। तो मीटिंग्स जो है वो एक टेक्निक। और फिर है एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल टेक्निक्स का मतलब है कि आपने कुछ फार्मूले लगा के, कुछ तरीके लगा के, कुछ डेटा को एनालाइज करके आपने कुछ रिज़ल्ट्स निकालने हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनानी है कि किस स्टेक होल्डर को किस तरह आपने इंगेज करना है। तो इंगेजमेंट लेवल के बारे में लिखा हुआ है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, कुछ अनअवेयर हो सकते हैं और कुछ लीडिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनअवेयर का मतलब है कि अनअवेयर ऑफ प्रोजेक्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट। कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जो जिसको प्रोजेक्ट और जो भी इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में इतना पता नहीं है, उसको कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है उसके अंदर, और वो किसी तरह शायद इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा बहुत, अगर वो इफ़ेक्ट हो भी रहा है तो उसको नहीं पता। फिर रेजिस्टेंट, अवेयर ऑफ प्रोजेक्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एंड रेजिस्टेंट टू चेंज, कि उसको पता है कि प्रोजेक्ट के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और वो उनके ख़िलाफ़ है, जो भी प्रोजेक्ट है उसके उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। न्यूट्रल, कि उनको पता है कि क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट के लेकिन वो
ना सपोर्टिव है ना रेजिस्टेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोर्टिव कि उनको प्रोजेक्ट का पता है, उसके इम्पैक्ट्स का पता है और वो उसको सपोर्ट करते हैं। और लीडिंग का मतलब है कि उनको सारा कुछ पता है और वो उसके बारे में बहुत एक्टिवली इंगेज हैं और उसको वो प्रोजेक्ट को साथ साथ आगे लेके चल रहे हैं। तो द करंट एंगेजमेंट कैन बी डाउनलोड डॉक्यूमेंटेड यूजिंग स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स एज शोन। जो नीचे फिगर आएगी उसमें वो है वेयर सी इंडिकेट्स द करंट एंगेजमेंट एंड डी इंडिकेट्स द डिज़ायर्ड इंगेजमेंट। कि अभी जो इंगेजमेंट है किसी स्टेक होल्डर की, उसको आपने कोई स्ट्रेटजीज लगा के चेंज करना है ताकि आपकी प्रोजेक्ट के लिए वो बाद में इश्यूज ना क्रिएट करे। तो आपकी डिज़ायर्ड इंगेजमेंट का मतलब है कि जो स्टेक होल्डर अभी किसी एक तरह की उसकी इंगेजमेंट लेवल है तो उसको आपने अपनी डिज़ायर्ड इंगेजमेंट लेवल पे लेके आना। तो इसको आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन किस लेवल पे है और उसको किस लेवल पे लेके आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें फिगर 13.7 में ये मैट्रिक्स बना हुआ है जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स की लिस्ट है 1 2 3। और कोई स्टेक होल्डर जो है वो अनअवेयर है अभी, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सपोर्टिव रोल जो है वो प्ले करे। डी फॉर डिज़ायर्ड और सी फॉर करंट। अभी जो है वो अनअवेयर है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सपोर्टिव रोल प्ले करे ताकि आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के अंदर वो बेहतर तरीके से काम कर सके। क्योंकि हो सकता है कि अभी वो अनअवेयर हो, जो बाद में जब उसको अवेयरनेस आएगी कि ये प्रोजेक्ट के क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो वो उसके बारे में रेजिस्टेंट हो सकता है और वो प्रोजेक्ट की सक्सेस के अंदर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम कि उसको पहले ही सपोर्टिव रोल के अंदर लेके आया जाए। और इसी तरह बाकी जो है स्टेक होल्डर 2 और 3 का भी करंट और डिज़ायर्ड इंगेजमेंट लेवल आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए आप स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने का प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू आप जो करंट और डिज़ायर्ड इंगेजमेंट लेवल्स के दरमियान का फ़र्क है वो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको डिफरेंट एक्शन और कम्युनिकेशंस के थ्रू इस गैप को कम से कम कर सकते हैं। और इसके कम करने के जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर बात हो सकती है अभी। फिर जब आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का प्लान जो है उसका प्रोसेस आपने जब कर लिया है तो आउटपुट क्या निकलेगी? एक तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान निकलेगा। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान जो है वो मेजर स्टेक होल्डर के मैनेजमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डील कर रहा होगा। The stakeholder management plan is a component of the project management plan and identifies the management strategies required to effectively engage stakeholders. It can be formal or informal, highly detailed or broadly framed based on the needs of the project। कि जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक ये प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड भी हो सकता है और ये इनफॉर्मल भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हो सकता है और ये सिंपल एक हेडिंग्स या छोटे से फ्रेम की फॉर्म में हो सकता है कि आपको सिर्फ चीज़ा चीज़ा बातें जो हैं वो बता दी जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील से बात ना बताइए उसके अंदर। तो क्या जो है वो डाटा इसके अंदर होगा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान के अंदर? डिज़ायर एंड करंट एंगेजमेंट लेवल्स ऑफ की स्टेक होल्डर्स, स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज टू स्टेक होल्डर्स, रिलेशनशिप और पोटेंशियल ओवरलैप बिटवीन स्टेक होल्डर जो है उसको आइडेंटिफाई किया होगा। इसका मतलब है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्रोजेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है और कहाँ कहाँ ये चीज़ें एक दूसरे को तंग कर रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं यानी रिलेशनशिप की वजह से। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द करंट प्रोजेक्ट फेज़, क्या क्या कम्युनिकेशन किस तरह करनी है ये लिखा होगा स्टेक होल्डर्स के साथ। क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्टेक होल्डर्स को, किस तरह करना है, कितने स्टेक होल्डर्स को कहाँ तक एंगेज करना है वगैरह वगैरह ये होगा। रीज़न लिखी होगी कि क्यों किसी स्टेक होल्डर को कितना इंगेज करना है, कब और कितनी दफ़ा स्टेक होल्डर को इंगेज करना है वो लिखा होगा, टाइम फ्रेम एंड फ्रीक्वेंसी, और किस तरह करना है वो भी लिखा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ द सेंसिटिव नेचर ऑफ द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान एंड टेक अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस। कि जो ये काम जो है वो हसास है, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट को के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको खुश भी कर सकते हैं और इतना नाराज़ भी कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो
बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर रेजिस्टेंट टू द प्रोजेक्ट कैन बी पोटेंशियली डैमेजिंग एंड ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। यानी कोई स्टेक होल्डर अगर रेजिस्टेंट है तो उसको अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन दे देंगे प्रोजेक्ट की, तो वो उसको गलत तरीके से यूज़ भी कर सकता है प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़। तो इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना ज़रूरी है जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर रहा हो। तो अपडेट क्या हो गया कि जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है, स्टेक होल्डर रजिस्टर है, ये अपडेट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो जाएगा इस प्रोसेस को करने के बाद। फिर तीसरा फेज़ है, यानी पहला था आइडेंटिफाई, फिर है प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, और अब कि जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसको हम कह रहे हैं कि मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। यानी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का प्लान बनाया था, उसको अब आपने एग्जीक्यूट करना है, मैनेज करना। The managed stakeholder engagement is a process of communicating and working with stakeholders to meet their needs, expectations, address issues as they occur, and foster appropriate stakeholder engagement in project activities throughout the project life cycle. यानी इसके अंदर मेन काम जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन और उनके साथ मिलके काम करने का है। तो इसके क्या इनपुट और क्या उसका प्रोसेस और क्या आउटपुट होगा, वो यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं। और इस चार्ट को देखते देखते आप जब नीचे हेडिंग्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स एट अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट स्टेजेस टू obtain और confirm their continued commitment to the success of the project। कि अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट फेजेस पे आपने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ राब्ते में रहना है, उनके साथ कांटेक्ट करना है, ताकि उनकी जो कमिटमेंट है प्रोजेक्ट के हवाले से वो हमेशा कंफर्म होती रहे। मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस थ्रू नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन इंश्योरिंग प्रोजेक्ट गोल्स आर अचीव्ड। कि अगर कोई स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो देखना है कि वो पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर नेगोशिएट करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। पोटेंशियल कंसर्न जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जो कि हो सकते हैं अभी ना आए हों, बाद में आ सकते हैं, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को के जहनों में बातें आ रही हों, तो उनको जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके मामला जो है वो एड्रेस किया जा सकता है विद स्टेक होल्डर्स। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो हैं वो एज सून एज पॉसिबल आइडेंटिफाई और डिस्कस हो जाने चाहिए। क्लैरिफाइंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको क्लैरिफाई करना है, उसके बारे में बातचीत करके उस मसले को ख़त्म करना है। और यहाँ पे इन पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जितनी अच्छी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है एंगेजमेंट होगी, उतना बेहतर आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रास्ते पे चलेगा। जो भी रिस्क्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो जितना जल्दी जितना अच्छा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बना होगा उतना जल्दी वो इश्यूज जो है वो एड्रेस हो जाएंगे। क्योंकि जब स्टेक होल्डर सारे आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए काम कर रहे हों तो प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ ऑब्स्टिकल जो है वो कम हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप सिंपल ले सकते हैं कि किसी जगह पे अगर बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो सारे अगर स्टेक होल्डर्स हैं तो उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इश्यूज आते हैं, अगर वो सारे स्टेक होल्डर्स मिल के उसको आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन देखते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि नहीं मेरे तो पैसे निकालें यहाँ से, यहाँ तो काम नहीं चल सकता मेरा, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो इतनी जल्दी सॉल्व ना हो। तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिस्क फ्री, इशू फ्री चलेगा। अब यहाँ पे डिटेल में स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का के लिए इनपुट, जो ऊपर आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बनाया था वो इंक्लूडेड होगा। कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान आएगा जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर मेन चीज़ें तो यही हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो किस तरह का है, उसके साथ किस तरह बात की जा सकती है, कितनी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, क्या रीज़न है कि इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और
कौन से लोग हैं जो इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। एक इनपुट है चेंज लॉग। चेंज लॉग का मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, अपडेट्स हो रही हैं, उनका एक लॉग, और जो वैसे आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस हैं उसका लॉग जो है वो चेंज लॉग बनेगा। तो चेंज लॉग भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ रही हैं, उसी तरह आपके डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान्स हैं, वो भी अपडेट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करके कोई काम करते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पे इनपुट होंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को मैनेज करने की। ज़्यादा चीज़ें आप देख सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स ही जो है वो यूज़ हो रही हैं, क्योंकि अब काम ही आपका स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाने का। कम्युनिकेशन मेथड्स, the methods of communication identified for each stakeholder in the communication management plan are utilized during stakeholder engagement management. Based on the stakeholders' communication requirements, the project manager decides how, when, and which of these communication methods are to be used in the project. कि आपने जो ऊपर प्लान बनाए हैं उसके अंदर आपने देखा है कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो किस तरह बात समझता है, उसको उसी तरह कम्युनिकेट करना है, और कब करना है, और किसने करना है, और कहाँ पे करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो बड़ी काम आती हैं इसके अंदर। वो टूल्स और टेक्निक्स का एक हिस्सा है, और आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उसी बंदे को किसी स्टेक होल्डर के पास कम्युनिकेट करने के लिए भेजेंगे जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं वो काम करने के लिए। स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं कि बिल्डिंग ट्रस्ट, कि स्टेक होल्डर के साथ जब बात करनी है तो एक ट्रस्ट डेवलप करना। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऐसे बंदे को ही भेजना ज़रूरी है जो कि ट्रस्ट बिल्ड करना जानता हो। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा बंदा हो जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की सलाहियत रखता हो। एक्टिव लिसनिंग, जो स्टेक होल्डर्स के मसले हैं उनको ध्यान से सुनने वाला हो। और ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जो भी चेंज के खिलाफ रेजिस्टेंस है उसको अच्छे तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से वो ओवरकम करे। मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उस बंदे की जो कि स्टेक होल्डर्स के साथ डील करेगा, रिलेशनशिप करेगा, कम्युनिकेट करेगा। फैसिलिटेट कंसेंसस टुवर्ड्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा बंदा हो जो कंसेंसस का मतलब है कि एक जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो किसी एक फ़ैसले पे मुत्तफिक हो जाएं। तो सारों को एक यानी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से मुत्तफिक करने के लिए उसकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस पीपल टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उनको इस राह पे लाए कि प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें ताकि प्रोजेक्ट का फ़ायदा हो। निगोशिएट एग्रीमेंट्स टू सेटिस्फाई द प्रोजेक्ट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं स्टेक होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट करने की, वो सारी उनके साथ बातें फाइनल करे। मॉडिफाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट आउटकम्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट आउटकम से, तो उसको वो चेंज करे प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू। आउटपुट्स क्या निकलेंगी कि इशू लॉग बन जाएगा, कि जो भी इश्यूज आएंगे, जो पहले आए हैं, जो आगे आने हैं, उनका एक रिकॉर्ड बनता जाएगा। चेंज रिक्वेस्ट, जो भी चेंजेस आनी है प्रोजेक्ट में, उनका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। वो सारी रिक्वेस्ट, या अगर आगे कोई चेंज करनी है तो वो आ जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो अपडेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट जो है वो अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हैं वो चेंज करने पड़े, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर कर सकें। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट जो हैं वो अपडेट हो सकते हैं। पहला है स्टेक होल्डर नोटिफिकेशन, कि जो आप पहले से स्टेक होल्डर्स को नोटिफाई करते हैं किसी भी तरीके से, उनका तरीका जो है वो अपडेट हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जिस तरह आप पहले लिखते हैं
फॉर्मल या इनफॉर्मल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी हैं, उनको आप किस तरह लिखेंगे वो तरीका जो है यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। और ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये प्रोजेक्ट स्टेटस और जो भी पिछले प्रोजेक्ट से आपने चीज़ें लर्न की हैं, जो इशू आए थे, जो प्रोजेक्ट क्लोजर की रिपोर्ट्स थी, आउटपुट्स थी, वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस वो कैसे लिखने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस हुई है, कोई बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, मीटिंग्स हुई थी, तो उनके मिनट्स वगैरह वगैरह वो सारे यहाँ पे जो है वो आएंगे। फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स ने फीडबैक दी है वो अपडेट हो जाएगी, वो भी आ जाएगी। और लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी चीज़ें आपने पिछले कामों से लर्न की हैं वो सारी आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब इसके बाद है आखिरी जो स्टेप है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर, वो है कंट्रोल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। कि आप जब मैनेज कर रहे हैं, ये आपने तकरीबन हर मैनेजमेंट प्रोसेस में देखा ही है कि जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने मैनेजमेंट प्लान का, तो उसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो उन इश्यूज़ को आप कंट्रोल करते हैं। और जो भी मसले उस प्लान के अंदर आपको उस वक्त नज़र आ रहे होते हैं जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप उनको मॉडिफाई करके बेहतर तरीके से चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ से आगे आपने खुद ही पढ़ना है। कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपने नेक्स्ट वेडनेसडे तक मुझसे पूछना है। और जो लास्ट ये लेक्चर था वो और ये दोनों मिला के आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसका एक क्विज़ भी लूँगा, आपसे एक क्विज़ लूँगा।